हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए BMW इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, जनरल इंजीनियरिंग और लीड का लेक्चर नंबर 3। देखिए, अभी हम लोग इस सब्जेक्ट में जो हेडिंग स्टार्ट किए हैं वो था हमारा मूल शब्दों की परिभाषाएं। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले मूल शब्द कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तो मूल शब्द होता है जिसको कहा जाता है करंट। ठीक है, धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि करंट क्या होता है और उसका मैंने आपको डिफिनीशन बताया था, साथ में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे और इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो शुरुआती शब्द होते हैं, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस या जिसे वोल्टेज कहते हैं, ईएमएफ, टर्मिनल पीडी, ये सब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के साथ लाइफ टाइम जुड़े रहते हैं। इसलिए इनको अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये फाउंडेशन का काम करते हैं। तो इसलिए मैं इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। आगे चल के मैं भी कोर्स को थोड़ा सा जल्दी ले चलूँगा, लेकिन शुरुआत में नहीं। ठीक है, अब आप लोग जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मतलब कोर्स हम लोग का ऐसे कंप्लीट होगा कि नहीं। तो देखिए, ऑनलाइन में जो क्लास चलता है ना, उसका अगर 50 मिनट का वीडियो है तो वो ऑफलाइन क्लास के लगभग 2 या ढाई क्लास के बराबर होता है। तो उसका टेंशन आप मत लीजिए। देखो, कोर्स एकदम पूरा होगा, जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और कोर्स एकदम फ्लो में आएगा। देखो, अभी ये शुरुआती चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, समय देना पड़ता है, लेकिन आगे चल के काफ़ी जल्दी ये कोर्स होगा, उसका आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो चलिए, मूल शब्दों की परिभाषाओं में करंट हो गया, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ईएमएफ हो गया, टर्मिनल पीडी हो गया। कुछ हमने रिलेशन भी देखे थे। एक रिलेशन हमारा आया था E इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर या वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये रिलेशन हम लोगों ने देखा था। ठीक, इसका हमने न्यूमेरिकल कहा था कि नेक्स्ट टर्म पे मैं कराऊंगा, तो अभी इसका न्यूमेरिकल थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, न्यूमेरिकल में कराऊंगा, लेकिन मैं कुछ नया टॉपिक पहले पढ़ा दूँ फिर। तो देखिए, मूल शब्दों की परिभाषाओं में 5-6 परिभाषाएं हो गई। अब अगला हेडिंग आपका रहेगा रजिस्टेंस। देखो, रजिस्टेंस शब्द भी हमेशा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के साथ जुड़ा रहता है, मतलब ये मूल शब्द है। ठीक है, तो ये आज का आपका हेडिंग रहेगा। जो ये चैप्टर है डीसी सर्किट, उसमें ये अगला हेडिंग आपका रहेगा। तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी लेके बैठ जाइए, सब पहले से अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को, तब जब मैं कहूँगा तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस आज का आपका हेडिंग है, रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, रेजिस्टेंस जो है ना, दुनिया के हर पदार्थ, यहाँ पे आपको चालक, कुचालक ये सब कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया के हर पदार्थ का या किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है पदार्थ का। कैसी प्रॉपर्टी है? तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यानी धारा जिस रास्ते पे चलता है, चाहे वो रास्ता कोई तार का हो, कोई वायर हो, या कोई भी चीज़ हो। ठीक है, यहाँ तक कि लकड़ी भी हो सकता है। जिस भी रास्ते में हल्की फुल्की धारा, मनुष्य का शरीर भी हो सकता है। ठीक, तो जहाँ भी धारा प्रवाहित होती है उस पदार्थ में धारा प्रवाह का विरोध होता है। मतलब कोई भी दुनिया का ऐसा पदार्थ नहीं होता है जिसका प्रतिरोध 0 हो। हर पदार्थ का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, यानी हर पदार्थ धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यही गुण, माने पदार्थ के अंदर एक गुण होता है कि वो धारा प्रवाह का विरोध करेगा ही करेगा। यही गुण कहलाता है प्रतिरोध। ठीक, तो ये तो उसका डिफिनीशन हो गया। लेकिन आपको पता है कि इंजीनियरिंग में हमेशा हर चीज़ों को मापना पड़ता है। तो प्रतिरोध को मापेंगे कैसे? क्योंकि जब तक इसका मेजरमेंट नहीं करेंगे, आप आगे चल के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको कर ही नहीं पाएंगे। मतलब जैसे धारा की गणना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप नहीं कर पाएंगे। तो प्रतिरोध को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखो, प्रतिरोध को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। प्रतिरोध को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, ये तो इसका परिभाषा वाला सूत्र हो गया ना, लेकिन इसका फार्मूला वाला सूत्र क्या होगा? ठीक है, मतलब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन कैसे होगा। तो देखो, इसको कैसे गणना की जाती है प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध का गणना करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। मान लो ये कोई पदार्थ है, सपोज दैट ये कोई पदार्थ है जिसमें धारा प्रवाहित करानी है या धारा प्रवाहित हो रही है, इसका हमें प्रतिरोध निकालना है। तो हम लोग करते क्या हैं, इसके सिरे पर, इस चालक के सिरे पर हम लोग विभवांतर लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग विभवांतर लगाने का मतलब क्या होगा कि इसको एक सेल से जोड़ देंगे और उस सेल के पास आपको पता है क्या होगा, ईएमएफ होगा। ठीक, और ईएमएफ होगा। ठीक, और अगर उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और जो हर सेल में होता है तो वो इसको वीटी प्रदान करेगा। मतलब इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या इसी को वोल्टेज भी कहते हैं, ये इसके सिरों को प्रदान करेगा। अब देखो, इन सब चीज़ों में कंफ्यूज मत रहना। ये मैं पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में इसको अच्छे से समझाया हूँ। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ध्यान से उसको देखिए। देखो, सेल होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो और सेल का ईएमएफ होता है। तो जो सेल
का ईएमएफ होता है उतना वो यहाँ पे प्रदान नहीं करता है, जो वोल्टेज प्रदान करता है। प्रदान वो कितना करता है, ई माइनस आई आर। अंदर कुछ ड्रॉप हो जाता है, जो प्रदान करता है वही बाहर के डिवाइस को मिलेगा। तो बाहर के डिवाइस को मान लीजिए आपने वीटी वोल्टेज दिया या वीटी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया इसको, तो जब भी आप किसी चालक के सिरों पर वोल्टेज लगाएंगे तो अवश्य उसमें धारा बहेगी, क्योंकि वोल्टेज लगाने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, वोल्टेज लगाने का मतलब हुआ कि आपने उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ठीक। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो उसके अंदर के चार्ज जो है एक दिशा में फ्लो होने लगेंगे। अगर ये वोल्टेज का प्लस है, ये वोल्टेज का माइनस है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे माइनस से प्लस दौड़ने लगेंगे और ऐसे करंट का फ्लो हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। देखो, वोल्टेज जो है वो धारा को बहाता है। जैसे पाइप में प्रेशर जो है पानी को फ्लो कराता है, ठीक, तो जो प्रेशर है वो वोल्टेज का काम करता है और जो पानी है वो धारा का काम करता है। यानी जो चीज़ फ्लो हो, जो चीज़ बहे वो धारा है, और जो बहाए, जो उसको फ्लो कराए वो वोल्टेज है। तो कभी भी वोल्टेज और धारा में कंफ्यूज नहीं रहना है। वोल्टेज धारा को बहाने का काम करता है, ठीक, मतलब वोल्टेज धारा को चला देता है। अगर आप वोल्टेज नहीं देंगे तो सब इलेक्ट्रॉन इधर उधर गतिमान होते रहेंगे, लेकिन जब आप ये दे देंगे तो वो एक दिशा में गतिमान हो जाएंगे। इन सब का मैंने अच्छे से आपको बताया था कि सेल क्या करता है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, तो वो सब आप पिछले वीडियो लेक्चर में देखिएगा। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इतना तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप वोल्टेज देंगे, मतलब वोल्टेज देंगे, वोल्टेज देने का मतलब क्या कि यहाँ पे आपने हाई पोटेंशियल एनर्जी कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी आपने कर दिया और यहाँ पे लो पोटेंशियल एनर्जी है। तो जाहिर सी बात है, जब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा तो कोई भी चीज़ हाई से लो की तरफ चलने लगता है। जैसे मैंने आपको धरती का कंडीशन बताया था कि यहाँ पे अगर आप कोई बॉल रखें तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हाई है, धरती का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। मतलब यहाँ पे कोई वस्तु रहेगी तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। तो अगर आप इसको छोड़ देंगे, चलने के लिए रास्ता दे देंगे, तो ये ऐसे चलते हुए नीचे आएगा। वही चीज़ यहाँ पे आपने हाई पोटेंशियल एनर्जी दिया, इधर लो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और इसी के डिफरेंस को हम लोग, इसी पोटेंशियल एनर्जी को ही तो हम लोग विभव कहते हैं। एक एकांक आवेश का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसी को विभव कहते हैं। तो यहाँ पे हाई विभव यहाँ पे लो विभव, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं, ठीक। तो सीधी सी बात है कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करेंगे, यानी यहाँ वोल्टेज देंगे, तो इसमें धारा का प्रवाह ऐसे शुरू हो जाएगा। धारा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को प्रभावित होती है, यानी वोल्टेज धारा को चलाता है, ठीक। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब धारा इस रास्ते पर चलेगा, जब करंट इस रास्ते पर चलेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, करंट ऐसे चलेगा, तो उसके रास्ते में कुछ ना कुछ विरोध होगा। उसी विरोध को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, ठीक। और उस प्रतिरोध को नापेंगे कैसे, तो इसको नापने के लिए हम लोग एक काम करेंगे। जितना वोल्टेज आप यहाँ लगाए हैं इसको आप वीटी मत लिखिए, क्योंकि वीटी तो सेल के सिरों पर होता है ना। अगर मान लो कि हमारा 3 रजिस्टेंस हो, ऐसे 3 रजिस्टेंस हो या 2 रजिस्टेंस हो, तो यहाँ पे अगर आप सेल जोड़ेंगे तो वीटी यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ पर, यहाँ भी तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहाँ भी तो कोई वोल्टेज आएगा। इस रजिस्टेंस के अक्रॉस भी तो कोई वोल्टेज आएगा। तो आप यहाँ पे केवल इसको भी से प्रदर्शित करिए, यहाँ पे कोई वोल्टेज आएगा, फिर यहाँ पे कोई वोल्टेज आएगा। धारा बह रही है तो बिना वोल्टेज के नहीं बहेगी, ठीक। तो ये जो वोल्टेज है ये धारा को चलाता है, ठीक। इस वोल्टेज को हम लोग कहेंगे रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि रजिस्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर में क्लियर किया था। ये रजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कहलाएगा, या इसको आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज माने क्या, यहाँ पे कोई अगर चार्ज इंटर करेगा तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी वो आगे जाके डाउन हो जाएगी, क्योंकि इसमें फ्लो होने के लिए वो अपना एनर्जी थोड़ा सा खर्च कर देगा। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी उसका डाउन हो जाएगा। जितना खर्च करेगा उसको ड्रॉप ही तो कहेंगे, गिरावट ही तो कहेंगे। इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। अक्रॉस माने उसके दोनों शुरुआती और अंतिम बिंदुओं पर। तो वोल्टेज हमेशा 2 बिंदुओं के बीच होता है। तो ये सब टेक्निकल बातें याद रखिएगा। तो अभी मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि प्रतिरोध को मापेंगे कैसे। तो प्रतिरोध को मापने के हम लोग करते क्या है कि मान लो कि ये प्रतिरोध है। अब देखो किसी सामान को हम लोग ऐसे प्रतिरोध का सिंबल होता है, ठीक। मतलब जिस भी रास्ते पे धारा बहे, चाहे वो रास्ता लोहा हो, कोई तार हो, कोई बल्ब हो, जिस भी चीज़ में प्रतिरोध होता है उसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक।
अब देखो, अब इसको अगर हम वोल्टेज दिए, मान लो मैं केवल ऐसे दिखा रहा हूँ कि इसको अगर हम वोल्टेज दिए तो इसमें करंट फ्लो होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि करंट फ्लो ना हो। भले वो करंट बहुत लो होगा, भले वो करंट बहुत हाई होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने वोल्टेज कितना दिया है और इसका रजिस्टेंस कितना है। देखो प्रतिरोध की बात चर्चा आ गई, यहाँ करंट कितना फ्लो होगा ये डिपेंड इस पे करता है, और साथ में इसके प्रॉपर्टी पे करता है, इसके गुण पे करता है, रजिस्टेंस पे करता है। तो उस रजिस्टेंस का मापन हम लोग कैसे करते हैं? तो रजिस्टेंस का मापन हम लोग करते हैं R = V/I से। मतलब जितना आपने वोल्टेज लगाया है और उस वोल्टेज से दिए हुए पदार्थ में जितनी धारा बहेगी, उस वोल्टेज और धारा का भाग दे दो, अनुपात निकाल दो, तो उसी को हम लोग कहते हैं रजिस्टेंस। समझ में आया? यानी एक अगर आप इसको परिभाषित करें, ये बताओ यहाँ आई से भाग दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं ये एकांक एम्पियर हो गया। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर हम आई को 1 एम्पियर कर दें तो R बराबर भी हो जाएगा कि नहीं बताओ? ठीक, R बराबर भी हो जाएगा। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कराने के लिए जितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है किसी पदार्थ में, उसी को उसका प्रतिरोध कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कराने के लिए किसी पदार्थ में जितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, उसी को उसका प्रतिरोध कहते हैं। तो ये बताओ, कोई पदार्थ अगर बहुत बढ़िया चालक है, मान लो ये लोहा है और ये बहुत बढ़िया चालक है, ठीक, तो ये बताओ इसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कराने के लिए आपको बहुत कम ही वोल्टेज देना पड़ेगा कि नहीं? हल्का फुल्का ही वोल्टेज दे देंगे, अरे 1 वोल्ट या 2 वोल्ट भी दे देंगे तो 1 एम्पियर धारा इसमें आ जाएगी। लेकिन मान लो कोई प्लास्टिक का पदार्थ है, मान लो ये प्लास्टिक है, इसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कराने के लिए आपको बहुत हाई वोल्टेज देना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, इसमें जो ये प्लास्टिक है, इसमें धारा आसानी से नहीं बहती है, यानी इसका रेजिस्टेंस हाई है। तो इसमें धारा प्रवाहित कराने के लिए आपको यहाँ पे बहुत तगड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके इसमें के इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत चलना शुरू करेंगे। इसमें आप हल्का सा भी पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें चलने लगेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चलने लगेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम है, कुछ अलग में बहुत कम होती है, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज जब देंगे तब इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आप R = V/I कर रहे हैं तो लोहा के केस में क्या हो रहा है? I का मान कम है, I का मान कम है, तो ये बताओ I का मान, कॉल आ गया था इसलिए मैं थोड़ा सा, तो मैं बोल रहा था कि R = V/I है। तो अब देखिए लोहा के केस में क्या हो रहा है कि लोहा के केस में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कराने के लिए, ये तो 1 एम्पियर है, आपको V का मान बहुत कम रखना पड़ रहा है। मतलब बहुत हल्का सा ही आप वोल्टेज दे रहे हैं तो 1 एम्पियर धारा आ जा रही है, ठीक। यानी यहाँ पे V कम है, 1 एम्पियर धारा के लिए जितना भी देना पड़ेगा वही प्रतिरोध कहलाता है। तो लोहा का प्रतिरोध कम आ गया कि नहीं बताओ? लोहा का प्रतिरोध कम आ गया, ठीक। यानी अगर I 1 एम्पियर आपको प्रवाहित कराना है तो लोहा के लिए V का मान कम है, और जब V का मान कम है तो इसका प्रतिरोध कम होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लोहा या कोई भी धातु हो, तांबा, एल्युमिनियम, इनका प्रतिरोध कम होता है। मतलब इनमें ये जो गुण है धारा के प्रवाह का, विरोध का, ये काफ़ी कम होता है। लेकिन वही ये बताइए प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में मैं क्या बताया हूँ कि आपको 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए हजारों वोल्ट वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि धारा बहेगी नहीं, देखो हल्की फुल्की धारा बहेगी। अब यही मान लो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, हालांकि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन अगर आप बहुत हाई वोल्टेज यहाँ पे दें, यहाँ पे प्लस और माइनस हजारों वोल्ट का वोल्टेज आप दे दें, ठीक है, तो उस कंडीशन में थोड़ी सी मिली एम्पियर में धारा इसमें बहेगी, ठीक। तो अब ये बताओ यहाँ पे, और 1 एम्पियर धारा बहाने के लिए तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज आपको देना पड़ेगा, लाखों में देना पड़ेगा, ठीक। तो ये बताओ बहुत ज़्यादा वोल्टेज आपको देने पर धारा मिल रही है, यानी भी ज़्यादा है 1 एम्पियर के लिए, तो R ज़्यादा हो गया कि नहीं बताओ? तो समझ रहे हो कि हम लोग प्रतिरोध को मापते कैसे हैं? प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग V/I कर देते हैं, ठीक। ये कोई फार्मूला ऐसा नहीं है, कोई डेरिवेशन वाला फार्मूला नहीं है, बस ये सोच समझ के किया गया एक काम है जिससे हम लोग इस गुण को नाप सकें, क्योंकि गुण को मापना बड़ा भारी काम होता है। तो हम लोग ये कर लेते हैं कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कराने के लिए कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, 1 एम्पियर धारा के लिए जितना वोल्टेज देना पड़ेगा वही प्रतिरोध कहलाता है। अगर हमें कम वोल्टेज देना पड़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, जैसे लोहा, टीना, ये सब हो गया। और अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा 1 एम्पियर के लिए तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जैसे प्लास्टिक हो गया, कुछ अलग हो गया, लकड़ी हो गया। तो समझ रहे हो ना? तो R = V/I। अच्छा एक बात और,
ये जो सूत्र है ना आर बराबर वी बटे आई, ये ओम का नियम नहीं है। देखो इस बात को एकदम कंठस्थ रखो कि ये ओम का नियम नहीं है, ये प्रतिरोध की परिभाषा है। ठीक, प्रतिरोध की परिभाषा ये है जो जो धारा का विरोध करे। लेकिन प्रतिरोध का अगर आप कैलकुलेशन वाला परिभाषा कहें तो आप कहेंगे कि किसी चालक के सिरों पर या किसी पदार्थ के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात उसका प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, मतलब ये कैलकुलेशन वाला परिभाषा हो गया कि चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, हाँ, अब आप कहेंगे सर तो ये ओम का नियम भी तो है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओम का नियम ये है कि चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, यानी आर नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ये ओम का नियम है, ये ओम का नियम नहीं, ये प्रतिरोध का परिभाषा है। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि आर बराबर वी अपान आई ये प्रतिरोध की परिभाषा है। जब मैं आपको ओम का नियम पढ़ाऊंगा तो आपको और सही से बताऊंगा कि ओम का नियम रियलिटी में है क्या। ये प्रतिरोध का डिफिनीशन है। तो प्रतिरोध का परिभाषा एक ये हो गया। ठीक है, इस आप कॉपी पे आप कैसे लिखेंगे, अब लिखने का काम आपको करना है। तो देखो पहले रेजिस्टेंस डाल के ये चीज़ लिख लेना, फिर एक सेंटेंस और लिखना पैराग्राफ चेंज करके कि प्रतिरोध का मान चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, चालक नहीं लिखना, पदार्थ लिखना, क्योंकि ये सब में होता है। तो प्रतिरोध का मान पदार्थ के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, और समझने के लिए ये सब जरूर समझ लीजिएगा कि धारा का अनुपात कर दिया गया है, यानी हम लोग रियलिटी में क्या निकाल रहे हैं कि 1 एम्पियर धारा के लिए कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा। वोल्टेज ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो यानी वो कुचालक की कैटेगरी में आएगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। वो हल्का सा ही वोल्टेज लगाने पर 1 एम्पियर धारा आ गई, मतलब वो अच्छा चालक है, उसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई ना। तो ये आर बराबर वी बटे आई, जब आप सेंटेंस लिख लीजिएगा तो ये सूत्र लिख दीजिएगा आर बराबर वी बटे आई। और अब इसका मात्रक देखिए, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट पर एम्पियर। यहाँ वोल्ट है या एम्पियर है, आप इन दोनों से आप परिचित हो चुके हैं। विभवांतर आप जान चुके हैं, वोल्ट, ठीक, और आई आप जान ही चुके हैं। इस चीज़ को हम लोग वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओम से प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ओम ने ही प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट दिया था, अपना नियम दिया था। लेकिन ये ओम का नियम नहीं है, याद रखना। ठीक, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो वोल्ट पर एम्पियर या ओम होता है, ओम का ये सिंबल होता है। और रजिस्टेंस का प्रतीक क्या होता है, मतलब आपको सर्किट में अगर रजिस्टेंस दिखाना हो तो ये रजिस्टेंस का प्रतीक होता है। ठीक, ऐसे बना देंगे, ऊपर ऐसे आर लिख देते हैं, कितना ओम है ये ऊपर लिख देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया और बाकी बातें आपको समझ में आई गई होंगी। तो इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस जो हेडिंग था ये तो मतलब इम्पॉर्टेंट हेडिंग था, लेकिन अगला जो हेडिंग है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो हेडिंग है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हेडिंग क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इन दोनों बच्चों के लिए, मतलब जितना मैं ब्रांच के बच्चे ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं सबके लिए ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है। प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित करता है, मतलब ये जो गुण है इसको कौन कौन प्रभावित करता है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। सिलेबस में ऐसे ही लिखा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो देखिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो जो भी पदार्थ है, वो चालक हो कुचालक हो, उसकी लंबाई, उसका लेंथ जो है ये प्रतिरोध को निर्धारित करता है या प्रभावित करता है। और आप मुझे बताइए, तो अगर लंबाई ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा। अगर मैं कहूँ कि धारा को इतने लंबे चालक में बहना है और मैं कहूँ कि धारा को इतने लंबे चालक में बहना है, किस चालक में ज़्यादा प्रतिरोध होगा, यानी कौन सा चालक ज़्यादा धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। तो सीधी सी बात है, बताओ आप लोग गाड़ी चलाते हैं, मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 किलोमीटर जाना है, मैं आपसे कहूँ कि आपको 2 किलोमीटर जाना है, किस में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा गाड़ी को, या किस में गाड़ी पर ज़्यादा लोड पड़ेगा। ठीक है, किस में गाड़ी के रास्ते में या गाड़ी के इंजन पर ज़्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो ज़्यादा मतलब लंबे रास्ते पर तो लेंथ ज़्यादा होगा तो धारा का मान, प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। यानी पहला कारक हो गया कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या हो गया, चालक की पदार्थ की लंबाई और पदार्थ की लंबाई के ये समानुपाती होता है, यानी आर समानुपाती हो गया एल। तो आप इसका पहला सेंटेंस ऐसे लिखेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में पहला लिखेंगे कि प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे आर प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा कोई पदार्थ है, हालांकि जनरली देखो प्रतिरोध की गणना ज़्यादातर हम लोग चालकों के लिए ही करते हैं। तो मान लो कि ये कोई तार है, ठीक, ये तार है,
तो तार का जो अनुप्रस्थ काट होता है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जैसे ये मेरा पेन है तो इसको आप लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यानी ये ज़्यादा होगा तो ये मोटा होगा और ये कम होगा तो तार पतला होगा। तो अनुप्रस्थ काट से तार के मोटाई या पतलाई की जानकारी मिलती है। और जरूरी नहीं है केवल तार, अगर कोई पदार्थ इस शेप में भी हो, मान लो घन के शेप में है तो इसमें इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहेंगे। कोई छड़ है मान लो इस तरह का, तो अगर ये चीज़ ज़्यादा होगा, मानिए ये मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होता है। और जब ये चीज़ पतला होता है ना तो प्रतिरोध ज़्यादा होता है, क्योंकि पतले चीज़ों में रुकावट ज़्यादा हो जाती है। ये बताओ, कोई सड़क बहुत पतला हो या कोई सड़क बहुत चौड़ा हो तो पतले वाले में गाड़ियों को चलने में ज़्यादा रुकावट का, ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि नहीं। और अगर मोटा सड़क चौड़ा है तो आराम से सभी गाड़ियाँ फ्लो होती रहेंगी, उनको ज़्यादा रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कोई यही हाल यहाँ पे है। तो यानी अनुप्रस्थ काट को हम लोग ए से, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी आप मोटाई कह सकते हैं, हालांकि इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही बोलिए। तो अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा हो तो प्रतिरोध कम होगा, यानी R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, या आप लिख सकते हैं R इज, इसको बोलेंगे क्या, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, या बोलेंगे R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। 1/A लिखने का मतलब वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे कि अतः प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/A या R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, दोनों तरह से बोल सकते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा चीज़ जानते हो क्या होता है? तीसरा चीज़ प्रतिरोध जो है वो पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर, ठीक। प्रतिरोध पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है। ये आपका चौथा सेंटेंस हो जाएगा। अब सुनो, ये जो टॉपिक है ना, तापमान पर निर्भर करता है, इसको आप यहाँ पे इतना ही लिखेंगे, लेकिन ये अलग हेडिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि तापमान पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है, यानी तापमान पर प्रतिरोध की निर्भरता। ये आपका अलग हेडिंग रहेगा, इसको याद रखिएगा। प्रतिरोध पर तापमान की निर्भरता, ठीक है। मतलब तापमान कैसे प्रतिरोध को घटाता बढ़ाता है, कभी बढ़ाएगा कभी घटाएगा, तो इसका फार्मूला वगैरह कितना बढ़ा देगा, ये सब अलग हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए ये जानिए कि हाँ, तापमान जो है उस पर प्रतिरोध डिपेंड करता है। जैसे ये कोई मेरा पदार्थ है, अभी इसका प्रतिरोध अगर 10 ओम है तो हो सकता है इसका प्रतिरोध थोड़ी देर बाद 12 ओम हो जाए, हाँ, अगर आप इसका तापमान बढ़ा दे तो। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका प्रतिरोध 8 ओम हो जाए, वो डिपेंड करेगा तापमान कितना है। और हमेशा ये मत रखना कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका घट भी जाता है। तो ये सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अलग हेडिंग में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक तापमान हो गया, इसको ऐसे ही लिख देंगे। और चौथा कारक जानते हो क्या है? तो चौथा है कि प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति का यहाँ मतलब है कि पदार्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उस पर डिपेंड करता है। यानी कोई भी पदार्थ जो है उसके अंदर कितना रुकावट है, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है अणुओं का, उसके बीच में, जैसे मान लो कि अणु जो है बहुत कंजस्टेड हों तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये अणु बहुत दूर दूर हों तो आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे। तो पदार्थ कैसा है, जैसे आप सुने होंगे तांबा है, लोहा है, इन सब पदार्थों में आसानी से धारा बह जाती है, जबकि वही प्लास्टिक है, पीवीसी है, कोई ऐसा कुचालक है, नाइक्रोम है, तो इन सब पदार्थों में धारा आसानी से नहीं बह पाती है, तो इनका प्रतिरोध हाई होता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो लंबाई पर उसके समानुपाती, अनुप्रस्थ काट उसके व्युत्क्रमानुपाती, तापमान इसका अलग से हेडिंग में पढ़ेंगे, और प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब जो प्रकृति ने हर पदार्थ को दिया हुआ है, जैसे कुछ भगवान ने ये सब बनाया है, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ठीक है, ये तो खैर प्रकृति में तो अयस्क के रूप में मिलता है, लेकिन इसके निर्माता तो भगवान ही हैं। इन तत्वों का निर्माण तो भगवान ने किया है, ठीक है। तो कुछ पदार्थों को ऐसा भगवान ने बनाया है कि उनमें ऐसा स्ट्रक्चर दिया है कि उनमें धारा आसानी से बहती है। मनुष्य ये चीज़ नहीं करता है कि वो किसी पदार्थ को, जैसे तांबा है तो उसको चालक बना दे या कुचालक बना दे, ये तो भगवान ने दिया है कि वो चालक है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये हो गया प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब आप इसको लिख लीजिएगा। अगला हेडिंग है आपका
विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो अभी तो पहले हेडिंग पढ़ लीजिए। ठीक, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं, हालांकि धीरे धीरे आपको ये एकदम नॉर्मल बातें लगेंगी, लेकिन शुरुआत है अभी आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध को कैसे परिभाषित करते हैं, तो अभी आप लोग समझे हैं ना एक चीज़ कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। L क्या है, चालक की लंबाई, यहाँ कामा देके लिख भी दीजिएगा कि L क्या है, पदार्थ की लंबाई कहो चाहे चालक की लंबाई कहो। ठीक, तो ये लंबाई है पदार्थ की और ये पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, तो इन दोनों समीकरणों से हम लोग लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, लिख सकते हैं ना। और जब हम लोग यहाँ बराबर करेंगे, आपको पता है कि ये दो R इसके समानुपाती है। ठीक, लेकिन जब इसको हम लोग बराबर करेंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा, उसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये नियतांक को थोड़ा सा मतलब समझ लो। देखो ये सब प्रैक्टिकल कैसे होता होगा, ये बहुत आसान है। मान लो कि हमने तांबा का एक छड़ लिया, मान लो तांबा का एक छड़ लिया, उसका लंबाई हमने नाप लिया। लंबाई नापना बहुत आसान होता है। मान लो इसका अनुप्रस्थ काट नाप लिया, ये भी आसान होता है। व्यास नाप लीजिए स्केल से और उसका सूत्र से पाई या त्रिज्या निकाल लीजिए और पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, तो अनुप्रस्थ काट हमने नाप लिया। और हमने ये देखा कि जब हम इस चालक का प्रतिरोध निकाल रहे हैं, प्रतिरोध हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि R बराबर V बटे I करके। देखो प्रतिरोध का ये जो फार्मूला है, ये प्रैक्टिकल वाला फार्मूला है, मतलब आपको वोल्टेज देना पड़ेगा, धारा नापना पड़ेगा, वोल्टेज लगाना पड़ेगा, वोल्टेज को भी नापना पड़ेगा, धारा को भी नापना पड़ेगा, और दोनों का भाग देंगे तो प्रतिरोध निकल जाएगा। लेकिन ये जो फार्मूला मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये बिना आपको ये किए, जैसे मान लो मैं आपको अभी एक पदार्थ मान लो यही दे दूँ, कहूँ मान लो कहूँ कि इसका प्रतिरोध बताओ, तो आप क्या, आप पहले सेल लाएंगे, इसको वोल्टेज देंगे, उस वोल्टेज को नापेंगे, फिर इसमें धारा बहेगी उसको नापेंगे, सब नाप उप के और तब V बटे I करेंगे तो निकालेंगे। तो ये तो बहुत भारी काम हो गया ना। प्रतिरोध को निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है जिससे हम लोग बिना नापे इसको निकाल सकते हैं, बिना V और I दिए निकाल सकते हैं, वही फार्मूला ये वाला है। ठीक, अब ये फार्मूला क्या बताता है, तो देखो R प्रोपोर्शनल टू L, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, दोनों से लिख सकते हैं ये चीज़। और जब देखो, जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो कोई एक पदार्थ लिए, उसका L बटे A किए और उसका प्रतिरोध ऐसे मान लो निकाले, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब L बटे A का अनुपात ज़्यादा है तो R ज़्यादा आ रहा है, जब L बटे A का अनुपात कम है तो R कम आ रहा है। बात समझ रहे हो ना, ऐसे प्रैक्टिकल कहता है। मान लो कि L बटे A का अनुपात जो है ये सपोज डेट 5 है, तो हम लोग देख रहे हैं कि R जो है ये 2 ओम आया, और जब इसको हम 10 किए, L बटे A का अनुपात जब 10 हुआ तो ये 4 ओम हो गया। मतलब समझ रहे हो ना। तो इसी का ना मतलब हुआ कि L बटे A के जैसे जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है उसी हिसाब से R बढ़ रहा है। तो हम क्यों ना एक काम हम लोग करें कि ये जो आ रहा है हर बार L बटे A, कभी 5 आ रहा है, कभी 10 आ रहा है। ठीक, तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें इस चीज़ को इसके बराबर करना हो तो इसमें अगर हम एक संख्या से गुणा करते हैं, जैसे आप इसको अच्छे से समझिए। मान लो कि हमारा पहली बार L बटे A 5 आया और प्रतिरोध को हम V बटे I करके निकाले तो 2 आया। ठीक, और इसको जब हम 10 किए, मतलब ये तो हमारे हाथ में ना कितना L लें कितना A लें, जब इसको हम 10 किए अनुपात को, तो हमारा मान लो ये हमारा देखे हम लोग कि 4 हो गया। V बटे I अब की बार किए तो हमारा 4 हो गया। तो ये बताओ, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि इन दोनों, इस 5 में हम लोग किस चीज़ का गुणा या भाग करें कि 2 आ जाए, किस चीज़ का गुणा या भाग करें कि 2 आ जाए। उसी तरीके से 4 में किस चीज़ का गुणा या भाग करें कि 10 में किस चीज़ का गुणा या भाग करें कि 4 आ जाए। मतलब ये 2 5 के बराबर तो नहीं है, लेकिन इसको अगर हमें बराबर करना हो तो हमें एक नियतांक का गुणा करना पड़ेगा। कितना का गुणा करें कि ये 5 आ जाए, बताओ। तो अगर हम यहाँ पे 2.5 का गुणा कर दें, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग 5 में यहाँ पे अगर हम 5 में भाग देना पड़ेगा ना 2 लाने के लिए, तो अगर हम 5 में किससे भाग देना पड़ेगा हमें 5 में, यहाँ पे अगर हम 0.4 से गुणा कर दें, मतलब 5 में देखो 5 में अगर हम 0.4 से गुणा कर दें तो ये 2 आ जाएगा कि नहीं। उसी तरह से देखो तो 10 में भी 0.4 से गुणा कर दें
तो ये 4 आ गया कि नहीं। यानी अब ध्यान से देखिए, अगर ये समानुपाती है ये रिलेशन कि ये 5 है और दुगुना करने पर 10 हुआ और ये 2 से 4 हुआ, तो इसमें एक नियतांक से गुणा करने पर, इसमें भी एक संख्या से गुणा करने पर, यहाँ भी 0.4 से गुणा, यहाँ भी 0.4 से गुणा, ये वाला चीज़ आता जा रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? यही चीज़ होता है नियतांक। तो यही प्रैक्टिकल करके देखा जाता है कि जब हम मतलब मैं थोड़ा सा देखो, नियतांक का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ इसके समानुपाती है, लेकिन बराबर करने के लिए आप देख रहे हैं कि हर बार एक फिक्स संख्या से जब हम इसमें गुणा कर रहे हैं तो ये r के बराबर हो जा रहा है। ठीक, तो वो फिक्स संख्या को हम लोग अब संख्या न करके, क्योंकि ये तो मैं माना हूँ ना, ये कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, लेकिन एक पदार्थ के लिए सेम आएगा, ये याद रखना। एक पदार्थ के लिए मतलब तांबे का अगर आप तार ले लें, कभी लंबा कर दें कभी मोटा कर दें, तो हर बार आप देख रहे हैं कि हर बार यहाँ पे एक फिक्स संख्या से गुणा करने पर ये चीज़ इस चीज़ के बराबर हो जा रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं नियतांक उस सर्टेन पदार्थ के लिए। ये याद रखना कि ये कोई सार्वत्रिक नियतांक नहीं है कि हर पदार्थ के लिए सेम होगा, ठीक, लेकिन एक पदार्थ के लिए ये पार्टिकुलर नियतांक होता है। इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यानी जब आप यहाँ पे r को बराबर करते हैं तो ये जो नियतांक आता है इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो r का एक अलग फार्मूला हो गया, r इक्वल टू रो एल बाई ए। अब आपसे मैंने क्या कहा था अभी थोड़े पहले कि ये जो फार्मूला है r बराबर v बटे आई, ये तो प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, लेकिन ये जो फार्मूला है r का, इसमें अगर आपको यल पता है और ये पता है, ये नापना बहुत आसान होता है। और जिस पदार्थ का आपको प्रतिरोध निकालना है उसका आपको ये नियतांक पता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध पता है, ये नियतांक होता है, ये टेबल मिल जाता है आपको कि तांबे का इतना, एल्युमिनियम का इतना, एक बार प्रैक्टिकल करके इसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, और उसका टेबल जो है किताबों में छाप दिया जाता है। तो अगर ये नियतांक आपको पता है तो बिना v और i लगाए भी आप इस सूत्र से r निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको इसका r पूछ दूँ, मान लो ये मान लो एल्युमिनियम का है सपोज दैट, तो आप इसका लेंथ नाप लेंगे, इसका अनुप्रस्थ काट नाप लेंगे और एल्युमिनियम का देख लेंगे कितना होता है रो, आई से लगा देंगे तो आर निकल जाएगा, बिना भी और आई दिए आप निकाल लिए। समझे? तो ये सूत्र आपको समझ में आया ना, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। अच्छा, और इस सूत्र से क्योंकि हमारा हेडिंग आर तो नहीं है ना, हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, हमारा हेडिंग है रो, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसका सूत्र क्या होगा, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। ठीक, तो आप लोग इसको कॉपी पे कैसे लिखेंगे आर समानुपाती एल, आर इनवर्स समानुपाती 1/a, आर समानुपाती एल बाई ए, बराबर करेंगे, नियतांक आएगा, इसके नीचे लिख देंगे कि जहाँ ये रो, इसको रो पढ़ते हैं, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ये हो गया। और आगे इसको ऐसे सूत्र के आगे ही ऐसे कर देंगे, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो अब इसका परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने इसका परिभाषा आपको नहीं बताया, विशिष्ट प्रतिरोध कहते किसे हैं। तो इससे देखो इसकी परिभाषा बन जाएगी। देखो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल है, क्यों ना हम एक काम करें, यल को 1 मीटर लें और ए को 1 मीटर स्क्वायर लें। तो देखो यदि यल बराबर हम 1 मीटर कर दें और ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर कर दें तो रो बराबर आर हो जाएगा कि नहीं, बताओ। तो परिभाषा बन गया, 1 मीटर लंबा पदार्थ लो, उसका अनुप्रस्थ काट 1 मीटर स्क्वायर रखो, तो जो उसका प्रतिरोध आएगा उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। यदि यल बराबर 1 मीटर, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो रो बराबर आर हो जाएगा, रो बराबर आर। तो परिभाषा बन गया कि अगर 1 मीटर लंबा चालक लो, उसका अनुप्रस्थ काट 1 मीटर स्क्वायर रखो, तो जो उसका प्रतिरोध आएगा, मतलब उसके सिरों पर भी लगा कर देख लो और आई जितना बहे उस भी के लिए जितना आई बहे बी बटे आई कर दो तो आर आ गया। एक बार ये प्रैक्टिकल आपको लैब में करना पड़ेगा किसी भी पदार्थ का निकालने के लिए, बस एक बार। तो जो आर आएगा उसी को हम लोग रो कहेंगे। तो परिभाषा यही मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। तो इसका परिभाषा रो का क्या बन गया, परिभाषा एग्जाम में आए तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले पदार्थ का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और ये ठीक है, इतना लिख दीजिएगा इन्वर्टेड कामा में, यहाँ पे ये फिगर भी बगल में बना दीजिएगा। और एक बात और जान लीजिए, लिखना नहीं है ये कि ये हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, ये रो नियतांक है। तो एक बार अगर आप ये निकाल लिए तो आपको मैं किसी भी पदार्थ का यल दे दूँ और ए दे दूँ और रो उसका बता दूँ तो आप आर इस सूत्र से निकाल लेंगे। तो कैसे लिखना है समझ गए ना, ये इसकी परिभाषा होती है। अगर हम लंबाई 1 मीटर रखें, अनुप्रस्थ काट 1 मीटर स्क्वायर लें, तो जो प्रतिरोध आएगा उसी को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। ठीक, ये आपको क्लियर हुआ। अब इसका होता है मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए यहाँ से आप मात्रक इसका निकाल सकते हैं। इसका मात्रक ओम
मीटर स्क्वायर बटे मीटर, ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो ओम मीटर बचेगा, तो ओम मीटर इसका मात्रक होता है। ये चीज़ कंपटीशन में ज़्यादा पूछते हैं सब, जो लीट वगैरह के बच्चे हैं या जो जेई में तो खैर इतना आसान नहीं आता है, लेकिन फिर भी बेसिक क्वेश्चन में कभी कभी ये आता है, तो इसको याद रखिएगा। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज इसमें भी हो जाते हैं, छोटी सी चीज़ है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ये दोनों चीज़ सेम होता है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो है ये ओम मीटर होता है, ये याद रखिएगा। और सुनो, अब एक नोट आपको ये लिख लेना है कि चूँकि हमारा सबसे फेमस मटेरियल कौन होता है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, कॉपर। कॉपर बहुत ज़्यादा फेमस मटेरियल है, अधिकांश जगह चालक के रूप में यही प्रयोग किया जाता है। तो देखो कॉपर का ये कितना होता है, देखो कितना कम है ये 1, क्योंकि भाई बहुत बढ़िया चालक है ना। देखो अगर रो ज़्यादा होगा तो आर ज़्यादा होगा, इसीलिए रो कॉपर का कम होता है, तभी तो बढ़िया चालक बना है। तो देखो इसका कितना कम है, 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ये संख्या याद रखिएगा, ये भी कंपटीशन में पूछ देते हैं सब कि कॉपर का कितना होता है। तो कॉपर का होता है 1.7 इंटू 10⁻⁸। और सबसे अच्छा चालक कौन है, सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, उसका बहुत कम होता है, लेकिन वो याद करने का कोई जरूरत नहीं है। कॉपर का याद रखिएगा, इसका न्यूमेरिकल में कई जगह यूज भी होता है। तो कॉपर का कितना, इसको मैं लिखा हूँ रो कॉपर, रो CU, तो इसका होता है 1.7 इंटू 10⁻⁸। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे जो मैं ये बताया हूँ आपको अभी थोड़ी देर पहले कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों में R प्रोपोर्शनल टू L, ए तापमान पर निर्भर, इसको तो मैं कहा हूँ कि बाद में पढ़ाऊंगा। और ये पदार्थ की प्रकृति पर जो निर्भर करता है ना, ये कहीं ना कहीं ये विशिष्ट प्रतिरोध वाला चीज़ ही हो गया, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध खुद ये पदार्थ की प्रकृति है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आएगा कि प्रतिरोध जो है वो कैसे कैसे निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा, ठीक, तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक, और अगर विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा। तो ये इतनी बातें आपको विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में समझ में आ गई होंगी, मुझे उम्मीद है। इसके अलावा अब कुछ और नहीं आपको जानना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए। नेक्स्ट हेडिंग है कंडक्टेंस, चालकता। अब ये चालकता क्या होता है, तो देखिए चालकता जो है ये प्रतिरोध का रजिस्टेंस का उल्टा होता है, प्रतिरोध का उल्टा रजिस्टेंस का। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये ऐसा गुण है जो धारा प्रवाह में सहायक होता है। मतलब ये बताता है कि किसी पदार्थ में कितनी आसानी से धारा बहेगी। मतलब पदार्थ का वह गुण जो यह दर्शाता है कि उसमें कितनी आसानी से धारा प्रवाहित होगी, उसे उस पदार्थ की चालकता कहते हैं। और इसे नापते कैसे, देखो ये तो परिभाषा हो गया, उसे नापते कैसे हैं, तो पहले तो ये जान लो कि इसे G से प्रदर्शित करते हैं, और इसे नापते हैं प्रतिरोध का उल्टा करके। क्योंकि जाहिर सी बात है जिसका R हाई होगा उसका अगर उल्टा कर दो, मतलब अगर किसी का मैं कहूँ कि R 100 ओम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतना प्रतिरोध लगाएगा धारा के रास्ते में। तो मैं पूछ दूँ कि कितना आसानी से धारा को बहने देगा। ठीक, तो आप 1/100 कर दीजिए, तो 1/100 करेंगे तो 0.01 इसका अभी मात्रक बता रहा हूँ, महो होता है इसका मात्रक, तो 0.01 महो आ गया। यानी ये संख्या छोटी हो गई कि नहीं बताओ, 0.01 महो जो है ये संख्या बहुत छोटी संख्या हो गई, यानी उसकी चालकता बहुत कम हो गई, यानी वो बहुत आसानी से धारा को बहने नहीं देगा। बात समझ रहे हो ना। यानी आपको अगर ये पता करना हो कि कितनी आसानी से धारा प्रवाहित होगी तो आपको चालकता निकालना पड़ेगा, और इसका सूत्र होता है G = 1/R। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो देखो ये चूंकि ओम का उल्टा है तो ओम का स्पेलिंग होता है OHM, तो इसका हम लोग पढ़ देते हैं MHO। ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ओम तो नाम है, इसको हम लोग कह देते हैं महो, और ओम का सिंबल ऐसे होता है तो महो को उल्टा कर देते हैं। अच्छा, आजकल के समय में जो फेमस इसका मात्रक है, महो का प्रयोग आजकल बहुत कम हो रहा है, इसका जो नया मात्रक है फेमस है ज़्यादा, ये है साइमन। तो इसे साइमन से प्रदर्शित करते हैं, जिसे S लिखते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आपको चालकता के बारे में जान लेना है। तो ये चालकता भी आपको समझ में आया होगा, इसे लिख लीजिएगा। चालक पदार्थ का वह गुण जो यह दर्शाता है कि उसमें कितनी आसानी से धारा प्रवाहित होगी, उसे चालकता कहते हैं। इसका मान प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक, तो G = 1/R लिख लीजिएगा और फिर मात्रक लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला जो आपका हेडिंग है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी विशिष्ट चालकता, या इसको हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं, हिंदी में चालकीयता। तो देखो अभी आप R के बारे में पढ़े, फिर आप रो के बारे में पढ़े, रजिस्टेंस, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा, रजिस्टेंस, स्पेसिफिक रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। और फिर आप पढ़े G कंडक्टेंस, इसको हिंदी में चालकता कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। जैसे आप प्रतिरोध पढ़े तो फिर विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े, उसी तरह से चालकता पढ़े तो आप विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे। यानी आप रजिस्टेंस पढ़े फिर स्पेसिफिक रजिस्टेंस पढ़े। तो अगर आप अब कंडक्टेंस पढ़े हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे। ठीक, इसको आप लोग रजिस्टिविटी भी कहते हैं, तो अगला जो है आपका उसको कंडक्टिविटी भी कहेंगे। ठीक, तो अब देखो ये क्या होता है, तो जाहिर सी बात है R के उल्टा को G कहते हैं, वैसे ही हम लोग रो के उल्टा को कंडक्टिविटी या
स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो बस इसका तो परिभाषा यही लिख दीजिएगा कि इसका परिभाषा वैसा वाला लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिख दीजिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इतना से काम चल जाएगा। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और ये भी एक तरह का नियतांक होगा, हर पदार्थ के लिए अलग अलग और फिक्स होगा। मतलब एक बार आप कॉपर का निकाले, चूंकि ये फिक्स है तो ये भी फिक्स होगा, एक बार आप कॉपर का निकाल लिए इतना है तो हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे आप उसको लंबा करें मोटा करें चाहे जैसे भी करें। हाँ, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होगा। ठीक, तो विशिष्ट चालकता समझ में आया ना। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसका ये हो गया सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। और इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो इसका मात्रक होता है महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर। देखो ये मात्रक कहाँ से आया है, थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ बता दूं। देखो आप एक चीज़ यहाँ पे एक बात बताइए कि आपका सूत्र आया है G बराबर 1/r, ये आया है। और चूंकि आप जान रहे हैं कि R इज इक्वल टू रो एल अपान ए होता है, तो R इज इक्वल टू रो एल अपान ए होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रो एल अपान ए, ये होता है ना R इज इक्वल टू। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 ऐसे हो जाएगा कि नहीं, ए अपान रोयल, ये हुआ कि नहीं, ए अपान रोयल। और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/ρ इंटू यल, 1/ρ इंटू यल। और 1/ρ को 1/ρ ए अपान एल ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/ρ इंटू ए अपान यल। तो ये बताओ, ये जो 1/ρ है इसी को हम लोग सिग्मा कहते हैं कि नहीं। तो जी का सूत्र आया कि नहीं, सिग्मा ए अपान यल, ये आया कि नहीं जी का फार्मूला। ठीक है, थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख दे रहा हूँ। दिया है कि चूंकि G बराबर 1/r होता है, अभी पढ़ाया हूँ, और R बराबर रो एल बाई ए होता है। ठीक, अगर आपको क्लियर न दिखे तो थोड़ा सा देखो, छोटा बोर्ड है तो मार्कर इसमें थोड़ा सा मोटा चलता भी है, तो आपको न दिखे तो इसलिए मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये R के जगह पे क्या लिखा हूँ, रो एल बाई ए सूत्र होता है, ये ए ऊपर चला जाएगा तो ए अपान रोयल हो गया। ठीक, और इस ए अपान रोयल का आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/ρ अलग और फिर बगल में ए बटे एल, और 1/ρ को ही तो सिग्मा कहते हैं। तो जी बराबर आ गया सिग्मा ए बटे एल। देखिए R बराबर आपका आया था, R बराबर फार्मूला आया था रो एल बाई ए। ठीक, ये R बराबर आया था, और G बराबर क्या आया, रो के जगह पे आ गया सिग्मा, और ये उल्टा हो गया, यल बटे ए जो है ए बाई यल बन गया, तो ये चीज़ होगा G बराबर। तो इसी से आप ये मात्रक इसका निकाल सकते हैं। तो देखो अब इससे आप निकालेंगे तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर होगा G यल बाई ए, होगा कि नहीं, G यल बाई ए। और इसी से आप मात्रक निकाल सकते हैं। इसका मात्रक है मीटर, इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक G का क्या होता है, महो, इसका मात्रक महो होता है। तो देखो महो मीटर बटे मीटर स्क्वायर, तो ये पूरा मीटर कट जाएगा मीटर स्क्वायर से, तो इसका मात्रक क्या बचेगा, महो प्रति मीटर। महो को ऐसे लिखते हैं ना, महो प्रति मीटर, ये बचा कि नहीं। ठीक, तो यही इसका, या साइमन प्रति मीटर, तो वही मैं यहाँ पे लिखा था, तो इसका मात्रक आप लिख लीजिएगा महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर, ये दोनों आप लिख सकते हैं, क्योंकि महो को साइमन भी कहा जाता है, अभी बताया हूँ। तो ये मात्रक समझ में आया ना कहाँ से आया है। तो चलिए ये हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ लिख के पहले वो लिख लीजिएगा कि इसके व्युत्क्रम को कहते हैं सिग्मा, रो के व्युत्क्रम को, फिर आप बगल में ये चीज़ ऐसे उतार लीजिएगा, जी का ये फार्मूला याद रखिएगा, और सिग्मा ऐसे निकाल लीजिएगा, हो गया। और बाद में मात्रक में इसको लिख लीजिएगा, यहाँ भी लिख सकते हैं महो प्रति मीटर होगा, फिर अलग से मात्रक में इसको लिख लीजिएगा। तो ये हेडिंग आपका हो गया। अब देखिए अभी तक जो मैं हेडिंग पढ़ाया हूँ इस पर आपको न्यूमेरिकल्स अब करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखिए पिछले चैप्टर का भी जो फार्मूला बना था, खास करके ये वाला फार्मूला VT इज इक्वल टू E माइनस IR, इस पे न्यूमेरिकल अभी मैं नहीं कराया हूँ। और आज ये दुनिया भर के फार्मूला बन गए, R इज इक्वल टू V अपान I, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, सिग्मा, ठीक है, ऐसे ऐसे G का फार्मूला बना। तो ऐसे ऐसे इन सब टॉपिक्स पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल सारा करा दूँ। ठीक, तो ये हेडिंग अभी के लिए आप न्यूमेरिकल मैं लिख दिया हूँ, लेकिन इसको मैं कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा। जेई के कंपटीशन में जो फायदा करेंगे आपको, वो ऐसे न्यूमेरिकल कराऊंगा, सेमेस्टर के लिए कराऊंगा। ठीक है, किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो ये हो गया आपका। देखो न्यूमेरिकल करने से क्या होता है ना, कि आपको सही आइडिया लगेगा कि हमें ये चीज़ किस तरह से एग्जाम में हेल्प करेगा। इसीलिए कभी भी किसी चीज़ को पढ़ के छोड़ते नहीं है, तो न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको। अब देखिए अगला हेडिंग आपका रहेगा, जो मैं अभी नहीं कहा था कि हम लोग वो वाला अलग से पढ़ेंगे कि तापमान कैसे प्रतिरोध को प्रभावित करता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, तापमान कैसे प्रतिरोध को प्रभावित करता है। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है, लेकिन सुनो अभी इस हेडिंग को लिखना नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। ये हेडिंग मैं आपको सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में पहले इसको पढ़ा दूंगा, तब इसमें भी
कुछ फार्मूला बन जाएगा, इसमें भी कुछ फार्मूला बन जाएगा, जैसे R इज इक्वल टू जैसे RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा नॉट टी, अल्फा नॉट डेल्टा टी, ऐसे कुछ फार्मूला यहाँ भी बनेगा। ठीक, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये भी फार्मूला जब पढ़ा दूँ तब जाके एक ही साथ पिछले लेक्चर इस वाले फार्मूला के न्यूमेरिकल्स, आज वाले के न्यूमेरिकल्स और इस वाले के न्यूमेरिकल्स एक साथ में करा दूँ। ठीक है, तो ये मेरी प्लानिंग रहेगी। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपको करा दूँगा। अब अगले क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल तो अगले क्लास में कराऊंगा सारे टॉपिक्स का, फिर प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है तापमान वाला, वो मैं अगले क्लास में कराऊंगा, और सबका न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। अच्छा, इसके पहले एक हेडिंग मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक, ये हेडिंग थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, कार्बन रेजिस्टेंस ये क्या चीज़ होता है, क्योंकि इस पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, सब लोग कभी ना कभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों में या इलेक्ट्रिकल सामानों में इस तरह का चीज़ देखें कि नहीं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खोलिए, रेडियो खोलिए, टीवी खोलिए, मोबाइल का चार्जर खोलिए, आपको इस तरह से रेजिस्टेंस दिखेंगे, जिस पे अलग 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 कलर बना हुआ है। तो ये जो कलर होता है ना, इस कलर को देख कर ही हम लोग बता सकते हैं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। इसको कलर कोड कहते हैं, और ये रेजिस्टेंस कार्बन के बने होते हैं। तो आपको इस पर भी न्यूमेरिकल आता है कि आपको ये कलर बता देगा और कहेगा इसका रेजिस्टेंस बताओ। तो बिना किसी ओम मीटर की सहायता से, बिना मीटर की सहायता से, आप खाली इस कलर की सहायता से बता देंगे कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये मैं आपको बढ़ाऊंगा। और भी रेजिस्टेंस का आप फिगर देख लीजिए, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस जो होता है इसका भी कलर कोडिंग होता है। तो मैं पहले ये भी टॉपिक सोच रहा हूँ कि आपको पढ़ा दूँ, फिर एक ही साथ आपको सारा न्यूमेरिकल कराऊँ। कलर कोडिंग है, इसको भी पहले मैं पढ़ा दूंगा, तब जाके आपको अगला इन सब के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, चाहे वो जेई लेवल का हो चाहे किसी लेवल का हो, सारा मैं आपको करा दूंगा। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ा दूंगा। ठीक, फिर आपको प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव पढ़ा दूंगा, और फिर ये 2 हेडिंग पढ़ा के और फिर आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल इसका करा दूंगा। ठीक, और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और कि आज आपका लेक्चर नंबर 0 से लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। ठीक, अभी मैं थोड़ा सा कुछ काम में बिजी था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेक्चर जल्दी नहीं दे पा रहा था। ठीक, अभी मैं एनालॉग और मैकेनिक्स का भी जल्दी से लेक्चर आपको देना शुरू करूंगा, लेकिन BEE का 3 लेक्चर पूरा हो गया। अब देखिए, 3 लेक्चर के बाद ये जो सब्जेक्ट है वो पेड कोर्स में आपको मिलेगा। मतलब अब जो लेक्चर्स मिलेंगे आपको वो फ्री कोर्स में नहीं बल्कि पेड कोर्स में आपको मिलेंगे। तो पेड कोर्स के लिए आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जब आप अजय क्लासेज ऐप को ऑन करेंगे तो आपको उसमें नीचे स्टोर दिखाई देगा, स्टोर का ऑप्शन। उस स्टोर के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो अभी BEE का एक आपको कोर्स दिखाई देगा। तो आने वाले जो वीडियोज हैं वो आपको वहीं पे मिलेंगे स्टोर में। अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है, तो अभी आपको ये BEE सब्जेक्ट वहाँ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब मैं इसको लॉन्च कर दूंगा तो वहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट दिखाई देगा। देखिए, उसमें आप जब प्ले करेंगे तो एक तो आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, दूसरा उस वीडियो को आप नहीं होता है कि यूट्यूब में जैसे आगे 10 सेकेंड पीछे 10 सेकेंड ऐसे बढ़ा पाएंगे, कहीं भी रोक पाएंगे, वीडियो का स्पीड बढ़ा पाएंगे। जैसे मान लो कि आपको मन करे कि हम थोड़ा सा जल्दी इस वीडियो को देखें, तो वो सब आप कर पाएंगे। उसको सबसे बड़ी बात, ऑफलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, मोबाइल में तो उसको एक डाउनलोड कर लेंगे, फिर बिना इंटरनेट के भी आप उसको देख पाएंगे। अभी फ्री वीडियो में ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपका मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा, और बाद में ये भी सब्जेक्ट दूंगा। इसका भी 3 लेक्चर पहले शुरुआत में फ्री रहेगा, बाद में ये भी पेड होगा। तो अभी के लिए तो BEE का हो गया 3 लेक्चर पूरा, इसलिए इसको मैं पेड करूँगा। तो सब्सक्रिप्शन चार्ज जो है वो 799 रुपये है उसका। ठीक है, आपको पता है कि क्लास में हम लोग का फीस होता है 1000 रुपये, यानी 999, लेकिन यहाँ पे मैंने 200 रुपये कम कर दिया है, 799 रुपये उसका फीस है। फीस आपको ऐप में जाकर ही पे करना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको पे वगैरह करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ATM कार्ड या फ़ोनपे, गूगल पे या नेट बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग ये सब करते होंगे तो बहुत आसान है। आप जाएंगे, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको एक जगह ले जाएगा, वहाँ पे सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे आप पेमेंट कर देंगे, हो जाएगा। तो तुरंत आपका कोर्स तुरंत चालू होगा और उसे आप जितनी बार चाहेंगे देख लेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ये सब्सक्रिप्शन लीजिए। देखिए, लॉकडाउन का समय बर्बाद मत करिए, खास करके जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये सब्जेक्ट। बाकी ब्रांच के लिए भी है। देखो, अगर आपके भविष्य में आपको बीटेक वगैरह करना हो तो सिविल और मैकेनिकल के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लीड की, इसलिए मैं इसको मैं लीड नाम देता हूँ, क्योंकि ये लीड के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, BEE तो मतलब बेसिक सब्जेक्ट है, ये तो सबको पढ़ना ही चाहिए। फिजिक्स में आपको ये काम देगा सब। देखो कि ये जो DC सर्किट आप देखिएगा, ये सारा हेडिंग जो मैं आज पढ़ाया हूँ, रेजिस्टेंस वगैरह, ये सब हेडिंग आपका फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर में है। सोचो, तो आपको उसमें भी काम दे देगा।
अलग से आप उसका 9 भी पढ़ें तो आपको वहाँ काम दे देगा। वैसे भी इस सेमेस्टर में फिजिक्स का कोचिंग नहीं मैं पढ़ाता हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि देखो एनालॉग में और BEE में फिजिक्स के 3-4 चैप्टर मिल जाते हैं। सेमीकंडक्टर पूरा एनालॉग में मिल जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा मिल जाएगा, 1-2 और चैप्टर हैं जो मिल जाएंगे। केवल तरंग, प्रकाश और लेजर, यही 1-2 चैप्टर होते हैं जो फिजिक्स में नहीं मिलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि बच्चों को ऐसे ही लास्ट में 10-12 दिन ये पढ़ा देता हूँ ताकि उनका ये भी तैयार हो जाए। तो इसका टेंशन आप मत लीजिएगा। फिजिक्स का अलग से क्लास नहीं चलता है, कोचिंग नहीं चलता है। इसमें उससे तगड़े तगड़े सब्जेक्ट हैं, सीधे जी मैनुअल सब्जेक्ट हैं, एनालॉग है, BEE है, मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स का क्लास भी जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि सिविल मैकेनिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सिविल मैकेनिकल और आर्किटेक्ट के लिए। तो इसको भी मैं जल्दी ही से ही शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जल्द सब मैं लॉन्च करूँगा। और तो आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा, ये मुझे आपसे कहना था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब मैं आपको ये जो 1-2 हेडिंग पढ़ाऊंगा और फिर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है, जिनको करके आपको एकदम मज़ा आएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।